हाय एवरीवन, दिस इज शिवानी कनौजिया, प्रोडक्ट डायरेक्टर ऑफ जुडिशरी गोल्ड। सो आज का हमारा जो टॉपिक है इस सेशन का वो है हाउ टू राइट ऐसे इन जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली चीज तो ये आप सभी को लग रहा होगा ये तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है और इसमें ऐसा नया क्या है। और ऐसे राइटिंग तो एक ऐसी चीज है जो कोई भी लिख सकता है कहीं से भी पढ़कर। हमने दो तीन ब्लॉग्स पढ़ लिए और दो तीन आर्टिकल्स पढ़ लिए, वी आर डन विद प्रिपरेशन। तो एग्जाम के एक महीने पहले ही तो पढ़ना होता है। तो इस सेशन के दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ये कि आपको ये बताना ऐसे राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है एग्जामिनेशन में। एंड क्योंकि लैंग्वेज पेपर आजकल हर एग्जाम में होता है, आजकल क्या मतलब हर मेंस का पार्ट होता है एंड उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, मतलब उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर जस्ट आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप एक महीना पहले एग्जाम के लिए पढ़कर चले जाएंगे और हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरी चीज ये आपको इसे अप्रोच कैसे करना है, आपका अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सेशन के। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी आरजेएस का एग्जाम हुआ और आरजेएस के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज पेपर में मार्क्स कम मिले। तो जैसे मेंस में लॉ का पेपर होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है एंड ऐसे राइटिंग का एक अलग से पेपर होता है, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। आपने देखा होगा लॉ पेपर में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, सब लोग पढ़कर जाते हैं, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आपका लैंग्वेज पेपर होता है। चाहे मैं प्रीलिम्स की बात करूं चाहे मेंस की बात करूं, जिस भी मेंस एग्जामिनेशन में लैंग्वेज का पेपर आता है वहां पर जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप मेरिट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो बहुत हद तक लैंग्वेज पेपर से डिसाइड होता है। क्योंकि लॉ पेपर के लिए तो सभी बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं यार, आपने 5 साल पढ़ा है कॉलेज में, उसके बाद आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो आप बहुत थरो हो जाते हो लॉ सब्जेक्ट से और आपको राइटिंग स्किल्स भी ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है कि हमें मेंस के लिए अप्रोच कैसे करना है। तो जो मेन ब्लंडर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि वो लैंग्वेज पेपर को बहुत हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि यार हमने एक महीना हो गया, हमने टॉपिक्स जॉट डाउन करे और हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई एंड हम अपेयर हो गए एग्जामिनेशन के लिए। बट आप समझो अगर 50 नंबर 40 नंबर 20 नंबर का ऐसे राइटिंग आ रहा है तो वहां पर उसका वैल्यू कितना है। वो आपका एक नंबर से भी अगर आप रह जाते हो तो आप मेरिट से बाहर चले जाते हो। तो आप समझो कि यहाँ पर एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस कितना है। एंड अभी जो फिलहाल ये जो शिफ्ट हुआ है इवैल्यूएशन के अंदर, तो आपको सबसे पहले तो एग्जामिनर का ओपिनियन समझना बहुत जरूरी है कि वो आपकी जब कॉपी चेक कर रहे हैं तो उनके इवैल्यूएशन करने का तरीका क्या है। अभी जैसे आरजेएस के जो बच्चे एग्जाम देकर आए, हमने दो तीन बच्चों की कॉपीज भी देखी, साथ में हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपने ऐसे राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कैसे किया। तो हमें समझ में आया कि बहुत हद तक बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ है कि वहां पर जो क्रिएटिव स्किल्स होते हैं वो मिसिंग है। क्रिएटिव स्किल्स का मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा उसको एज इट इज जाके लिख दिया, उसमें आपकी कोई ओपिनियन। हम जब ऐसे राइटिंग करते हैं तो हम ऐसा थर्ड पर्सन करते हैं, बट उस थर्ड पर्सन के अंदर भी हम जो करंट सिनेरियो है, जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, वो दोनों चीजें लिखते हैं। तो हम हमारा सोचना जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसको मिक्स करके लिखना होता है। तो दैट इज व्हाट क्रिएटिव स्किल्स आर। तो अगर ये दोनों चीजें आप मिस कर रहे हो और अगर आप नहीं लिख रहे हो ऐसे इस तरीके से, तो आपको नंबर नहीं मिलते। ये जब आपकी कॉपी इवेल्युएट होती है तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसमें से एक पैरामीटर यही है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना ज्यादा कॉपी पेस्टेड नहीं है। तो आपके जो ऐसे राइटिंग को चेक करने का तरीका होता है उसमें से वन इज आपका ग्रामर कैसा है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो ये कि आपने ग्रामर कैसी लिखी है। सेकेंड पॉइंट इज उसका कंटेंट कैसा है, कंटेंट एंड स्ट्रक्चरिंग। उसका रेलेवेंसी क्या है। फोर्थ इज क्रिएटिव स्किल्स, रिलेटिंग इट विथ करंट सिनेरियोज। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये सारे पैरामीटर्स होते हैं आपके जब ऐसे राइटिंग को चेक किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रामर तो हर लाइन का चेक होता है। जब कोई भी आपकी कॉपी को चेक करते हैं तो वो सबसे पहले ग्रामर देखते हैं,
कि उसमें ग्रामर के कितने एरर्स हैं, पंक्चुएशन एरर्स तो नहीं है, इसके साथ कंटेंट क्या लिखा है, कंटेंट के अंदर क्या जो आप हेडिंग्स डाल रहे हो वो हेडिंग्स कितनी सही है, उन हेडिंग्स के अंदर का कंटेंट क्या है, रेलेवेंसी क्या है। रेलेवेंसी का मतलब ये कि आपने ऐसा तो नहीं बहुत हे वाइड ऐसे लिखा हुआ है, हर कुछ कहीं से उठा लिया है। इसके साथ ही क्रिएटिव स्किल्स मतलब ये कि आपने उसे करंट सिनेरियो से और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बेसिस पर आपके ऐसे को चेक किया जाता है। अब हम आगे ये समझते हैं कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए ऐसे को। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करते हैं ऐसे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी टॉपर की कॉपी भी उठाकर देखेंगे या कोई भी आंसर शीट देखेंगे, इवन यूपीएससी में जो लोग ऐसे लिखते हैं उनको सबसे ज्यादा नंबर ही इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो लोग तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग उनकी बहुत आदत होती है। एंड वो कहीं ना कहीं जुडिशरी एस्पिरेंट्स क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएसजे एंड बिहार या फिर यूके के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आप जीके बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हो, आप करंट अफेयर्स भी इतने नहीं पढ़ते हो, एग्जाम टाइम ही पढ़ रहे होते हो क्योंकि वेटेज उतना ज्यादा नहीं है बाकी जगहों पे, प्लस आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हो। तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो लिंक है विद डिफरेंट आर्टिकल्स और मतलब जो जो चीजें चल रही हैं सोसाइटी में, तो उनसे कहीं ना कहीं आपका लिंक उतना रहता नहीं है। साथ में आप रिलेट नहीं कर पाते हो सिचुएशंस को, पॉलिसीज को, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है, अगर आज मैं बात कर रही हूँ स्वच्छ भारत की, तो अगर आप किसी यूपी यूपीएससी वाले एस्पिरेंट से बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको बहुत अलग अलग चीजें बता दें। बट अगर जुडिशरी एस्पिरेंट से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस डोमेन में ज्यादा जरूरत भी नहीं है जानने की। तो हमें यूपीएससी के लेवल पे नहीं लिखना है, लेकिन हमें ये इंश्योर करना है कि हम बैलेंस बनाकर अपने ऐसे को लिखें। तो वहां पर जब भी आपको कोई सोशल या लीगल इशू आता है लिखने के लिए, तो आप किसी भी टॉपिक को जब चूज कर रहे हैं तो वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए विद अ गुड कोट, किसी फैक्ट से या फिर किसी क्वेश्चन से। तो जैसे मान लीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, या फिर आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों में से कोई भी अगर आपको ऐसे आया है तो यू शुड स्टार्ट विद अ कोट जहां पर आप ये बता रहे हो कि नेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप किसी भी अच्छे लीडर, वो लीडर जरूरी नहीं है कि इंडिया की हो, कोई भी ऐसा वेल नोन पर्सन जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया हो या फिर कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो, आप उनका कोट यहाँ पे लिख सकते हो। इसी के साथ अगर आपको कोई बहुत अच्छा कोट पता है एंड यू डोंट नो द नेम, तो आप बिना नेम लिखे भी उस कोट को लिख सकते हैं। या फिर किसी फैक्ट को, जैसे अब आपने बताया कि गर्ल चाइल्ड के ऊपर अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो आप वहां पर ये डेटा दे सकते हैं कि पिछले 3 साल में कितनी डेथ हुई है, गर्ल मतलब फीटस किलिंग कितनी हुई है, तो आप उस फैक्ट से शुरू कर सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट वे ऑफ स्टार्टिंग एन ऐसे। तो उसमें क्या हो सकता है, आपका कोट हो सकता है, आपका फैक्ट हो सकता है, या फिर कोई क्वेश्चन हो सकता है। यू कैन स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। तो अगर जैसे फार्म लॉस को लेकर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, वहां पर अगर आपको कोई ऐसे लिखने के लिए आया है, वैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स बहुत कम दिए जाते हैं जुडिशरी एग्जामिनेशंस में, तो अगर वहां पर फार्म लॉस के ऊपर कुछ आता है तो यू कैन स्टार्ट विद अ क्वेश्चन कि इतने डेथ हुए हैं इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, तो यू कैन स्टार्ट विद अ क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये तरीका होता है, एक हुकिंग पॉइंट होता है कि भाई आपने जब किसी ने पढ़ना स्टार्ट किया, वो आपके पहले फैक्ट, पहले क्वेश्चन, पहले कोट से ही उसमें उसका इंटरेस्ट बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसी के साथ जब आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसकी ब्रीफिंग दीजिए। लेट्स से जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, तो अगर आप वहां पर लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले ये बताइए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, इसके अंदर क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में लिख रही हूँ तो मैं क्या बताऊंगी कि भाई ये है क्या, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको क्यों लाया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में घोषणा क्यों करी थी। तो आपने उसके कॉन्सेप्ट के साथ, उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ, उसकी इंपॉर्टेंस के साथ आपने शुरुआत करी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने उसके बैकग्राउंड का कॉन्टेक्स्ट दिया, आपने बताया कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों इसकी जरूरत थी, आपने वहीं से शुरू किया। आपने पहले बताया कि ये है क्या, उसका कॉन्सेप्ट बताया, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया, कैसे इंट्रोड्यूस किया, उसका बैकग्राउंड, जरूरत क्या थी, वो भी आपने बता दिया। एंड देन नेक्स्ट आप जा रहे हो करंट सिनेरियो पे। तो जब मैं इस करंट सिनेरियो की बात कर रही हूँ ना, और इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपका बहुत जो ट्रांजिशन है आपके ऐसे का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए।
ट्रांजिशन का मतलब ये है कि आपने उसके हिस्ट्री को उसके करंट से जोड़ दिया। तो जब आप किसी ऐसे को लिखते हो, जब आप किसी करंट न्यूज को पढ़ते हो, कई बार ऐसा होता है कि ये बोला जाता है कि जब आप जीके की तैयारी करें और कहीं किसी एग्जाम में जीके का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको करंट इवेंट्स के साथ साथ उसका हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। तो सेम थिंग अप्लाइज इन ऐसे। अगर आप पढ़ रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है, तो अगर आपने उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में लिखा है तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसका पास्ट भी लिखें। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो आप जब बैकग्राउंड लिख रहे हैं तो आप उसके करंट सिनेरियो को भी लिखें, इसी के साथ उसका कॉज क्या है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है सोसाइटी को, ठीक है, उससे इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी, इन सारी चीजों पे क्या क्या असर पड़ेगा एंड किस तरह से पड़ेगा, विथ लाइव एग्जाम्पल्स आपने बता दिया। अगर कहीं पर कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, कोई राइट्स हुए हैं या कोई भी ऐसी चीज हुई है, तो आपने तुरंत उसका इम्पैक्ट लिख दिया। या अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हो गया या कोई लैंडस्लाइड्स हो गए, तो आपने वो सारे कॉजेज एंड इम्पैक्ट लिख दिया। तो मैं इसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो ट्रांजिशन यहां तक चल रहा है एंड देन आप बता रहे हो कंक्लूजन की जगह, कंक्लूजन को ही आप क्या कर रहे हो, सोल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड। आप एक्शनेबल सोल्यूशन बता रहे हो। आपने देखा होगा जब हम स्कूल में ऐसे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उन ऐसे पे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं, हमें अचीवेबल चीजें लिखनी होती है। वे फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि हमें ऐसी चीजें लिखनी है कि कभी ना कभी उन पर लोग, जब भी अगर उस पर कोई पॉलिसी बन रही है या उस पर कोई सोल्यूशन बन रहा है, तो वो अचीवेबल या अटेनेबल चीज हो, लोग उसे कर पाए। वो सोल्यूशन ऐसे होने चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें इतने करोड़ रुपए और ले लेने चाहिए या फिर हमें इस इंसान को यहाँ से उठा के यहाँ कर देना चाहिए, नहीं, वो सोल्यूशंस अचीवेबल होने चाहिए। यही सारा जो है, यही सारे ट्रांजिशन की डिमांड होती है आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल एसे। तो जो भी लोग लीगल एसे में, देखो सोशल एसे में ये होता है कि आपके पास कंटेंट बहुत होता है और वो थोड़ा लेंदी भी जाता है। लीगल एसे में आपके पास कंटेंट कुछ कुछ जगहों पर लिमिटेड ही होता है। जैसे अगर मैं बात करूं लीगल एसे में, आपके लिए मोस्टली क्या हो सकता है, राइट टू इंटरनेट आया था, आर्टिकल 370 आया था, और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं लीगल एसे के अंदर। अब उसमें भी लीगल एसे में आपको रिलेवेंट केस लॉज, रिलेवेंट सेक्शंस पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पूरा आंसर राइटिंग करना। तो लीगल एसे को भी शुरुआत करने के लिए अगेन यू शुड स्टार्ट विद अ गुड कोट। अगर जैसे मान लो वो 377 वाला एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर हम उस बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर हम इक्वालिटी के ऊपर, जेंडर न्यूट्रल लॉज के ऊपर, जेंडर राइट्स के ऊपर कुछ ना कुछ फैक्ट, क्वेश्चन या फिर राइट से शुरुआत कर सकते हैं। तो वैसे ही लीगल ऐसे भी आपको शुरू वैसे ही करना है, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग उसकी वैसे ही करनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लीगल बैकग्राउंड पे। अब लीगल बैकग्राउंड में भी जब आप मेंशन कर रहे हो रिलेवेंट लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, मोस्टली जब आपको लीगल एसेज आते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से मिले जुले ही मिल जाएंगे। तो जैसे आपका राइट टू प्रिवेसी पे आ सकता है, राइट टू लाइफ पे आ सकता है, तो मोस्टली ऐसे ही टॉपिक्स दिए जाते हैं। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप जब किसी लीगल ऐसे को शुरू कर रहे हैं, आप क्या करोगे, स्टार्ट विद अ फैक्ट, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, और यू कैन स्टार्ट विद अ कोट। उसके बाद उसका बैकग्राउंड बताओगे कि भाई क्या लॉ, अभी कोई केस आया है उसके ऊपर, या जैसे ये 377 पे अगर आया था या फिर राइट टू इंटरनेट पे आया था, तो आप यहाँ पर शुरुआत कैसे करोगे कि ये जो राइट है ये किस बारे में है, किस आर्टिकल के अंदर हमें मिलता है, एंड उस आर्टिकल के साथ इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। आपने कॉन्सेप्ट समझाया, आपने उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया कि पूरा कंट्रोवर्सी था क्या, एंड अभी फिलहाल उस कंट्रोवर्सी के ऊपर कौन सा केस आया है, फिर आपने उसे एग्जाम्पल से बताया, लीडिंग केस लॉ से बताया। तो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, जब राइट टू इंटरनेट के ऊपर आया था, इवन 377 पर भी जब आया था, उन्होंने पूरा पूरा केस हिस्ट्री लिख दिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे केसेस थे। तो उन्होंने हर एक केस का पूरा ये बताया, फैक्ट क्या थे, कितने जजेस थे, किसका फेवरेबल ओपिनियन था, किसका अगेंस्ट में था।
तो बहुत सारा उसमें उन्होंने इतना सारा कॉन्टेक्स्ट लिख दिया था कि उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर जब आप केस लॉस लिख रहे हैं रेलेवेंट और ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर आपको बहुत सारे केसेस लिखने की जरूरत है, वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप सिर्फ उस केस का नाम, अगर उसमें कोई बहुत ही फेमस जज थे उनका नाम, और उसके इंपॉर्टेंट इश्यूज विथ रेलेवेंट सेक्शंस, और बस आप उसका जजमेंट या रेशो लिख दोगे। इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हो। तो जो ऐसे राइटिंग होता है वो डिफरेंट होता है आर्टिकल से। आर्टिकल राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग बहुत आर डिफरेंट थिंग। तो ऐसे राइटिंग के अंदर आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो, आप डिफरेंट ओपिनियंस बताते हो। डिफरेंट ओपिनियंस जैसे अगर किसी और हाई कोर्ट ने कुछ बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, तो इन दोनों के जजमेंट्स जो हैं, इन दोनों के जो व्यू पॉइंट है वो कितने कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे आपने लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर देखा होगा, तो कई जगहों पे लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा है, वो स्टेट जो है वो जिसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, बट कुछ स्टेट दे आर वेरी ओपन टू सच बॉन्ड्स। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रडिक्शंस मिल रहे हैं, तो आप उसे इस बेसिस पे क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो। दूसरी चीज है, अगर उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जैसे लिव इन रिलेशनशिप में कोई अगर 10-12 साल से है और उसके बाद वो कोई राइट क्लेम करना चाहता है तो उसके पास वो राइट ही नहीं है। तो ऐसे सारे इश्यूज को निकाल के आप क्रिटिकली उसे एनालाइज करोगे एंड फिर आप सजेशन दोगे कि इसके सजेशन क्या हो सकते हैं। सजेशन जैसे आपने लिखा, जैसे अभी उत्तराखंड ने ये बताया कि भाई रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है, तो दैट कैन बी अ गुड सजेशन। क्यों? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उसके अधिकार मिलने में आसानी होगी। तो ऐसे सारे सजेशंस के साथ आप क्या करोगे, अपने कंक्लूजन का पार्ट बनाओगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया कि आर्टिकल, ऐसे और एडिटोरियल में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे आपको पता होगा, ऐसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग आर टू डिफरेंट थिंग। आर्टिकल राइटिंग होता बहुत हद तक ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा जो प्रिसाइजनेस बहुत ज्यादा हो जाती है आर्टिकल के अंदर। एंड ऐसे में हम बहुत ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीजों को। इसका जो मीडियम होता है वो बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है और ये बहुत ज्यादा ओपिनियन बेस्ड होता है, ठीक है। और ये मोस्टली लाइफस्टाइल इश्यूज के ऊपर न्यूज रिपोर्टिंग की तरह होते हैं आर्टिकल्स, बट ऐसे आर मोर एकेडमिक ओरिएंटेड और ये स्पेसिफिक ऑडियंसेस के लिए होते हैं। ये थॉटफुल होते हैं, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ आपको ऐसे में मिलती है। एंड एडिटोरियल्स मोस्टली एक्सप्रेस ओपिनियन, मतलब किसी का ओपिनियन होता है, किसी थर्ड पार्टी का, क्रिटिक्स होते हैं, जनरल रीडर्स उनका टारगेट होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इन तीनों के बीच में। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अननेसेसरी ब्लॉग्स में से यहाँ वहां ना देखकर आप एडिटोरियल्स को पढ़ो। तो आई हाईली रेकमेंड कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिस भी स्टेट में आपको पता है कि ऐसे का ये इंपॉर्टेंस है, आप वहां पर सबसे ज्यादा क्या पढ़ोगे, आप सबसे ज्यादा एडिटोरियल्स पढ़ोगे। एडिटोरियल्स आपको लाइव एग्जाम्पल्स देंगे, क्रिटिक्स के ओपिनियन देंगे। जब आप कभी भी ऐसे लिखते हो तो उसमें हमेशा थर्ड पार्टी की तरह लिखते हो, आप अपना ओपिनियन कभी नहीं देते हो। इसीलिए यहाँ पर एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एडिटोरियल पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा करंट अवेयरनेस मिलेगा और वो आप क्रिएटिव स्किल्स के फॉर्म में अपने ऐसे में यूज कर सकते हो। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप सबसे ज्यादा इंडियन एक्सप्रेस के जो न्यूज लेटर होते हैं, जो एडिटोरियल्स होते हैं, वो आप बहुत ज्यादा पढ़ें, बहुत हेल्प करेगा आपको। द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, बट आई पर्सनली लाइक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स बहुत ज्यादा। तो ये हमारा कुछ डिफरेंस है और ये था आज का पूरा सेशन। तो मैंने आपको बताया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है। अगर आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए इसके ऊपर तो यू कैन जस्ट कमेंट इस वीडियो के नीचे एंड आई विल ट्राई आंसरिंग ऑल ऑफ देम। बट ये समझ के चलो, बिल्कुल भी हल्के में नहीं रहना है ऐसे राइटिंग को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्क्स आपको गेन करा सकता है अगर आपने अपने क्रिएटिव स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया तो। आगे भी हम ऐसे वीडियोस करेंगे जहां पर मैं कोई ना कोई आपके लिए प्रॉपर ऐसे लेकर आऊंगी जो मेरा खुद का लिखा हुआ होगा एंड आई विल शेयर विथ यू ऑल। So I hope this session was useful for you. Keep watching our YouTube channel. Thank you.